ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर। क्या पढ़ाया था आपको लास्ट टाइम? मैंने क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम? क्या टॉपिक हुआ था? मतलब हम क्या पढ़े थे? बायोमॉलिक्यूल्स हमने स्टार्ट कर दिया था। Did we start बायोमॉलिक्यूल्स? यस सर। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या कहाँ से पढ़ा था? मुझे याद भी नहीं आता। सर आज स्टार्ट करना है। बायोमॉलिक्यूल्स? यस सर। चलिए फिर बायोमॉलिक्यूल्स की बात शुरू करते हैं। मैंने शुरू नहीं किया था तो ओके। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कि अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स आपको लास्ट क्लास में इतना बताया था कि जब आप 12th पास जब स्टूडेंट्स कर जाते हैं तो उनको बायोमॉलिक्यूल आसान लगता है, और जो 12th पास नहीं करी होती है, जब वो 11th के स्टूडेंट्स होते हैं तो मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से ये सारी इंट्रोडक्शन आपको दिया था मैंने, है ना? इतना ही हुआ था ना? चलिए तो आज फिर डिटेल्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। सर आपने ये बता दिया था कि कौन से एलिमेंट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं, और फिर परसेंटेज बता दी थी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह की। ठीक है। कौन से सबसे ज्यादा अबंडेंट है बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर? सानवी? सर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जी नाइट्रोजन। ये और सानवी की आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? सर मैं ही तो बोल सबसे रही ज्यादा हूँ। ऑक्सीजन है। सर मैं शुभम बोल रहा हूँ। थैंक यू शुभम। तो तुमने क्या बोला दोबारा बता दो। जब तुमने सानवी की जगह कैट बोल ही दिया तो जरा तो क्लियरली बता दो क्या कह रहे हो, सुना नहीं मैंने। सर मैंने बोला सबसे ज्यादा अबंडेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होता है, और मतलब जैसे परसेंटेज में देखें तो और एलिमेंट जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये भी और एलिमेंट जो है ये भी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है। और एटमॉस्फेयर में? एटमॉस्फेयर में मोस्ट अबंडेंट सर कौन है? एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। चलिए तो आगे एक दो चीजों की बात करते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट की इतनी सी इंपॉर्टेंस है कि इसके कॉन्टेक्स्ट में आगे क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब इसको पूछ के तो आपसे आगे कुछ और पूछ लेगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जस्ट पे अटेंशन। हमने क्या किया? हमने टिश्यू लिया। ठीक है, क्या लिया? टिश्यू लिया। इस टिश्यू को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। टिश्यू ले लिया, ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद
सॉल्यूशन बनाने के बाद मतलब हमने ग्राइंड कैसे किया, टिश्यू को ग्राइंड करने के बाद हमने सॉल्यूशन बनाया बाय एडिंग एसिड टू इट। कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड डाल के मैंने उसको क्या कर लिया, सॉल्यूशन बना लिया। सॉल्यूशन बनाने के बाद फाइनली जब सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड मिला के इस सॉल्यूशन को मैंने फिल्टर कर लिया। अब फिल्टरिंग के लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास जार लिया, एक ग्लास जार लिया, मान लीजिए ग्लास जार, इस पे ये एक छोटा ट्रायंगल वाला स्ट्रक्चर लिया। इस ट्रायंगल वाले स्ट्रक्चर के अंदर फिल्टर कप के अंदर हमने यहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए कॉटन का इस्तेमाल कर लिया। इसका लेक्चर कॉटन दे दिया, तो ये कॉटन है लेक्चर, कॉटन, और इसमें सॉल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? हमने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया, जो सॉल्यूशन है वो डाल दिया। जैसे सॉल्यूशन डाला, बट ऑब्वियसली बात, मान लो ऐसे कुछ चीजें, सम थिंग्स, ओके, कुछ चीजें यहां पर रिटेन हो जाएंगी। क्या जाएंगी? रिटेन। यहां पे रिटेन हो गई, और जो रिटेन हो गई उसको हमने बोला रिटेंटेड। क्या बोला? रिटेंटेड। और कुछ फिल्टर होके आ गया, रह गया, उसको बोला हमने फिल्टरिंग। बट ऑब्वियसली बात है, ये अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अगर आप कोई भी चीज छाने, मान लीजिए आपने चीज चाय बनाई, चाय बनाने के बाद चाय छानी, जब आप चाय छानेंगे तो आप क्या देखेंगे कि चाय छानते ही जो चीनी है, जो दूध है ना, वो तो छन्नी से पास हो जाएगा। क्यों? दूध, चीनी सब सॉल्युबल हो जाएगा पानी के अंदर, छन्नी से पास हो जाएगा। जो सॉल्युबल नहीं हुआ है वो है चाय पत्ती। जो चाय पत्ती है वो छन्नी में रहती है, क्योंकि वो सॉल्युबलाइज नहीं हुई है। तो वो सारी चीजें जो इस एसिड के अंदर सॉल्युबलाइज हो गई है, वो सारी की सारी क्योंकि सॉल्युबलाइज हो गई है यहाँ मिलेंगी, और रिमेनिंग अब वहां मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो जो सॉल्युबलाइज हो गई है बेटा, आपने यही बात ध्यान रखनी है, यही बात आपसे बार बार पूछी भी जाएगी कि आपको जस्ट रिमेंबर दिस थिंग वेरी keenly and very specifically, that the retentate is the part which is acid insoluble, और वो acid insoluble इसलिए because it is large in size, और क्योंकि वो large in size है और ये सब टिश्यू के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम उसको बुलाते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो एसिड में सॉल्युबलाइज नहीं होते, साइज बड़ा होने की वजह से, इसलिए वो रिटेंटेट में पाए जाते हैं। क्लियर? अच्छा, और वो बेसिकली क्या होता है, साइज होता कितना बड़ा है, उनका जो साइज होता है, साइज इज ग्रेटर देन, साइज इज ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन। 10,000 डाल्टन से उनका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज यूनिट है डाल्टन, ठीक है, तो डाल्टन 10,000 डाल्टन से उनका साइज बड़ा होता है। वो होते कौन से हैं? वो कौन से बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है बेटा? वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर आप याद रखें तो वो है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीपेप्टाइड्स,
polynucleotides. And चार मार्क करके बोलो lipids. Polysaccharides, polypeptides, polypeptides, polynucleotides, and the lipids. ये तो बात हुई किसकी, जो यहाँ पे रह गया वो, जो यहाँ पे आ गया वो छोटे छोटे साइज का है, वाटर, आयंस, मिनरल्स, फ्लाना, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ये सब जितनी छोटी यूनिट्स अगर फिल्ट्रेट के अंदर, क्योंकि छोटे हैं, इनको बुलाएंगे हम एसिड इनसॉल्युबल, क्योंकि सॉल्युबलाइज नहीं हो, एसिड इनसॉल्युबल, कोई मुश्किल नहीं है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल, अगेन कोई मुश्किल नहीं है। एग्जांपल ले लेता, एग्जांपल इन सबकी मोनोमेरिक यूनिट्स, पॉलीसैकेराइड की मोनोमेरिक यूनिट क्या होगी, मोनोसैकेराइड्स, मैंने मोनोसैक लिख दिया, और पेप्टाइड्स की अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की सिंगल न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे हो गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक्सेट्रा, है ना, वो सब इसमें मिलेंगे। साइज, इनका साइज क्या है, इनका साइज काफी छोटा है, कितना छोटा है, लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन था, यहाँ लेस देन 800 डार्कन्स, 800 डार्कन्स। आपको ये बात याद रखना है, क्यों, क्योंकि बार बार क्वेश्चंस के अंदर आपसे बोला जाएगा, बार बार आपसे ये बात आपके सामने आएगी, क्वेश्चंस के अंदर ये बात बार बार आपके सामने आएगी। बेटा मैंने शांति रखना सर, वो फिल्ट्रेट तो एसिड सॉल्युबल होगा ना, टाइम नहीं है, मैं इसको लेकर बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद क्लियर आउट दूंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या समझना है आपने, कि बार बार आपको क्वेश्चन आएगा कि मुझे ये बताइए कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या मिला, एसिड इनसॉल्युबल में क्या मिला, जो एसिड सॉल्युबल में मिलता है उसका क्या होता है, जो एसिड इनसॉल्युबल मिलता है उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो बार बार आपको एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल टर्म्स आएंगे, तो याद रखना कि एसिड इनसॉल्युबल में आपको मिलेंगे द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, और एसिड इनसॉल्युबल, आई एम सॉरी, यहाँ पे इन लगा दिया मैंने, इसके आगे आप ये एसिड सॉल्युबल, ये करके लेना, ऊपर वाला इनसॉल्युबल, तो एसिड इनसॉल्युबल में जिसको रिटेंटेट करेंगे, अगर वो रिटेंटेट ही बोलेंगे, उसमें ये सब मिलेंगे, और एसिड सॉल्युबल में छोटे छोटे ग्लूकोज, ग्लाइसिन और अस्पार्टिक एसिड, जितने ये अमीनो एसिड्स हैं, प्लस वाटर, आयन, ये सब आपको मिलेंगे इसमें फिल्ट्रेट में, यानी एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को आप माइंड में रखेंगे। अच्छा, आखिरी कॉन्सेप्ट जो पूछ लिया जाता है लिपिड्स के बारे में, कि अब लिपिड्स में पूछेंगे कि लिपिड्स बायो मैक्रोमोलिक्यूल हैं या लिपिड्स बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, वो मैं आपको लाइन बता देता हूँ। एनसीईआरटी बोलती है कि लिपिड्स आर स्ट्रिक्टली नॉट कंसीडर्ड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स आर नॉट कंसीडर्ड स्ट्रिक्टली एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब ये कि हम लिपिड्स को स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं बोलते। रीजन भी, लिपिड्स का जो साइज है वो 10,000 डाल्टन से बड़ा नहीं होता, ठीक, तो फिर वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या कर रहे हैं। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि जो लिपिड्स हैं, तो मैं लिपिड्स की बात कर रहा हूँ, लिपिड्स के बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन आपको दूं तो जस्ट अ सेकंड, ओके, ओके, सो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं लिपिड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो लिपिड्स है वो अपने एग्रीगेट्स बना लेते हैं। भाई लिपिड हाइड्रोफोबिक है, तो लिपिड 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 सब हाइड्रोफोबिक आपस में मिलकर दोस्त बन जाते हैं। मतलब याद रखिएगा, देयर इज समथिंग नोन एज हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन क्या होता है कि लेट्स से दो मॉलिक्यूल्स हैं,
एंड दोनों ही वाटर हीटिंग है। ये पानी से नफरत करता है, ये दूर चला गया, ये भी पानी से नफरत करता है, ये भी दूर चला गया। दोनों हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स, दोनों दूर हो गए पानी से और दोनों क्या आ गए, पास आ गए। ऐसी इंटरेक्शंस को, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ऐसी इंटरेक्शंस को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस कहते हैं। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक पास में आ गए, तुम भी पानी के दुश्मन, मैं भी पानी के दुश्मन, दोनों क्लोज आ गए। दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। तो लिपिड्स हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से एग्रीगेट बना लेते हैं, झुंड बना, ग्रुप बना लेते हैं, वेसिकल बना लेते हैं। तो इंडिविजुअल लिपिड का साइज तो छोटा है, लेकिन ग्रुप का साइज क्या है, ओवरऑल बड़ा है। इसलिए वो कहाँ मिलते हैं, रिटेंटेड में मिलते हैं, ठीक है ना। हालांकि वो हालांकि वो क्या नहीं है, बहुत ही साइज से बड़े नहीं है, बहुत छोटे भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़े भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली कंसिडर्ड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की। अगर मैं एकदम 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 साइंटिफिक हो जाऊं तो मैं उसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलूंगा। हाँ, अगर थोड़ा सा लूज हो जाऊं, ठीक है कोई बात नहीं, जाने दो, तो फिर मैं उसको बोल भी सकता हूँ क्योंकि वहां मिल रहा है, तो वैसे वाला क्लियर पॉइंट। तो इन सब में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है प्रॉपर्टी, वो लिपिड है, बाकी सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि बाकी तीनों पॉलीमर्स हैं, बाकी सब समझिए ट्रेन है, उनके छोटे 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 डब्बे हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एक ट्रेन है, उसमें एक एक डब्बा क्या है, मोनोसैकेराइड। जैसे स्टार्च एक ट्रेन है और ग्लूकोज उसका डब्बा है, ठीक है। तो स्टार्च इज द पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज इज द मोनोसैकेराइड। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में क्या है, प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड अगेन ट्रेन है, ठीक है, जिसका डब्बा बना है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड से जुड़ जुड़ के क्या बना है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बताने की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक डब्बा है और पूरी ट्रेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कौन आएगा, डीएनए आएगा, आरएनए आएगा। तो डीएनए आरएनए के जो मोनोमर्स है, न्यूक्लियोटाइड्स, वो जोड़ जोड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाए। लिपिड्स में ऐसा नहीं है, लिपिड्स में कोई लंबी लंबी चेन नहीं है, लिपिड कोई मोनोमर नहीं होता है, लिपिड ऐसे लंबी लंबी चेन नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो ये भी एक अलग पॉइंट है, इसलिए उसका इतना बड़ा भी नहीं। बाकी पॉलीमराइज हुए हैं इसलिए साइज में क्या है, बड़े भी हैं। फिर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपसे और डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इतना ही है। अभी किसी को इस एक्सपेरिमेंट पे डाउट है तो बात करो, वरना फिर आगे बात करेंगे। सर ये जो लिपिड्स नहीं, होते हैं ये क्या पॉलीमर्स नहीं बनाते हैं? एग्रीगेट्स बनाते हैं। झुंड बनाने में और चेन बनाने में फर्क है। और चेन बना के एक स्ट्रक्चर बना के बनाने में तो स्टेबल है, उसमें फर्क होता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स आप झुंड बना दिया, उसमें फर्क होता है। हालांकि आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बहुत सारे लिपिड्स एक साथ लगे हुए हैं, लेकिन वो एग्रीगेट्स है, वो कोई पॉलीमराइज स्ट्रक्चर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूं तो मैं बोलूंगा उसमें लिपिड्स लिपिड्स है, तो उसका एक उसमें से मैं लिपिड्स बोलूंगा उसको। लेकिन अगर मैं उसका कोई नाम नहीं है ना, लेकिन अगर मैं ग्लूकोज की यूनिट्स बना दूं तो उसका एक नाम है, स्टार्च। एक प्रॉपर डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर डिफाइंड केमिकल कंपाउंड है। क्लियर पॉइंट, विद इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। तो लिपिड की प्रॉपर्टी ऐसे पॉलीमराइज नहीं होती है, पॉलीमराइज सिर्फ वो एग्रीगेट बनाते हैं, पॉलीमराइज नहीं होते, यस सर। ठीक है। कोई और डाउट किसी को? सर जो ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड का काम क्या होता है वैसे? हाँ, मतलब वो एसिड कोई भी आप एसिड इस्तेमाल कर तो सकते कोई हैं, सा भी यूज कर सकते ठीक हैं है ना? ना, लेकिन हम ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली हुआ था। तो जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था वैसे ही हमने हमें पढ़ा, हमने कोड भी कर दिया एनसीईआरटी में, वैसे पढ़ा भी दिया। कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप कोई दूसरा एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं है एसिड की। ठीक बात है, समझ गए। एनीबॉडी एल्स, एनी डाउट? सर फिर उसमें ये कौन सा वाला देखिए, टिश्यू था? कौन सा वाला टिश्यू था ये तो कहीं कोट नहीं किया गया, और मैंने भी कभी सर्च नहीं किया जाके, किसी किताब में लिखा भी नहीं कौन सा टिश्यू था। बट आप कोई भी टिश्यू ले सकते हो, आप लीफ ले सकते हो, आप एनिमल टिश्यू ले सकते हो, आप कोई भी टिश्यू ले सकते
ठीक है। और मतलब कि हाँ जी सर एनसीईआरटी की एक इंट्रोडक्शन की लाइन में लिखा हुआ था कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन उसके बाद मतलब इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट है ये भी बताया हुआ था, तो मतलब ये इनकम्प्लीट हुई ना लाइन वैसे शुरू वाली। हाँ मतलब हाँ। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंसिडर करते हैं ना हम पहली क्लास में बताया ना बायोमोलिक्यूल्स कि में। बायोमोलिक्यूल कुछ अलग नहीं यस है। सर। तुम मार्स जुपिटर से नहीं आए, मतलब तुम मार्स जुपिटर से नहीं आए, अर्थ से सब कुछ बने, जो अर्थ में वो हमारे अंदर भी है। हाँ सर ठीक है, ठीक है। गॉट इट शर्मीन, आई सपोज। यस सर। इसी का, ठीक है, इसी का कोई डाउट तो नहीं है। इससे का चलिए, तो एनसीईआरटी सही बोल रही है, एनसीईआरटी का गलत बोल नो रही है? सर, बस वो एनसीईआरटी भी सही एनसीईआरटी बोल की रही है, लाइन मैंने निकाल बता दी। दिया आपको कि क्या है। मैंने भी शायद यही बताया था। चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट। आइए बात करते हैं हम चैप्टर में पढ़ने के वाले। चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये चार, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, यानी पॉलीसैकेराइड से। आइए आपको, और मैं जितना बताऊंगा उतना ध्यान रखना, ज्यादा परेशान मत होना। सिंपल सिंपल चीज बताऊंगा, सिंपल सिंपल माइंड में। ओके, आइए समझते हैं फटाफट से। बात कर रहे हैं पहले मोनोसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड समझने के लिए मुझे पहले मोनोसैकेराइड समझने पड़ेंगे। पर मोनोसैकेराइड्स को मैं पॉलीमराइज कर दूंगा तो वो पॉलीसैकेराइड बन जाएंगे। अब मोनोसैकेराइड्स की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड्स एक्चुअली आर पॉली हाइड्रोक्सी कार्बन कंपाउंड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस और कीटोसिस। पहली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस या कीटोसिस, आइए समझाता हूं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए, एल्डोसिस कीटोन मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। बता दो ना, एक्चुअली पॉली मोनोसैकेराइड एक्चुअली वर्ड अगर हम बात करें तो इट्स अ सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब हम कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स सब आते हैं। तो जो सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, राइबोज, फ्रक्टोज, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है। आइए मैं आपको एक शुगर बनाने का या एक कार्बोहाइड्रेट बनाने का, एक मोनोसैकेराइड बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब भी कोई मोनोसैकेराइड बनाना है, आप दो तरीके के मोनोसैकेराइड बना सकते हैं। या तो आप बना सकते हैं एल्डोसिस, या आप बना सकते हैं कीटोसिस। बताने की जरूरत नहीं है कि एल्डोसिस में कार्बन नंबर 2 पे एट कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 2 पे एट C2 एट कार्बन नंबरिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 2 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दैट इज CHO ग्रुप होता है। आई एम सो सॉरी, कार्बन नंबर 1 पे, माय बैड, कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो क्या होगा? वो एल्डोसिस। और अगर एट कार्बन नंबर 2 एट कार्बन नंबर 2 पे अगर कीटोन ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O इज द कीटोन ग्रुप, C डबल बॉन्ड कीटोन ग्रुप होगा तो वो क्या जाएगा? कीटोसिस। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोसिस, कीटोन और कीटोन ग्रुप है तो कीटोसिस। एज सिंपल एज दैट। आई सपोज यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट मिनिमम, कम से कम 3 कार्बन चाहिए। कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, मैंने स्केलेटन बना लिया। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3।
अगला कॉन्सेप्ट जैसे कि हमने बात करी, आपको जब वादा किया था कि एल्डिहाइड ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर रहेगा, तो हमने यहाँ पे चुपचाप एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। मैं यहाँ पे इसको चेंज कर रहा हूँ, CHO लगा दिया एल्डिहाइड ग्रुप। और जैसे कि वादा किया था कि इसमें मैं कीटोन ग्रुप लगाऊंगा सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन 1 और 2 सेकंड कार्बन पे मैंने कीटोन ग्रुप लगा दिया, C डबल बॉन्ड O। तो ये आपका पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। क्लियर है? आ रही बात समझ? टर्मिनल कार्बन के ऊपर, किसके ऊपर? टर्मिनल कार्बन के ऊपर हम CH2OH लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CH2OH। अब टर्मिनल कार्बन के ऊपर CH2OH लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे टर्मिनल ऑक्यूपाई हो गया, छोड़ दो उसको, एक ही टर्मिनल बचा है, तो लिख दिया CH2OH। यहाँ दो टर्मिनल, तो CH2OH CH2OH। हालांकि इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ, थोड़ा सा हम इसको अगर सही तरीके से, क्योंकि हम शुरू से सही लिखना चाहेंगे, इसको हम CHO में लिखते हैं, इसे हम COH लिखेंगे, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इट्स एक्चुअली C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो इसको हम COH ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी CH2OH, ठीक, इसको भी CH2OH, ठीक है। ओके, इसको भी CH2OH। ओके, अब बचे हुए पे ये तो पूरा हो गया, ठीक है। इसका कोई नाम दे दे, इस कीटोस शुगर का नाम दे दिया हमने DHA, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका हमने नाम दे दिया। तो ये सबसे सिंपल शुगर है कीटोन की, इसको हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बुलाते हैं। अब यहाँ पे बचा एक कार्बन, उस पर हम क्या लगाएंगे? हमने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी, तो क्या लगा देंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे। हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया तो मैंने क्या लगाया? OH, तो ये लाइन दी और OH लगा दिया, और बचे हुए पे क्या लगा दिया? बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये बन गया मेरा 3 कार्बन का एल्डोस। ये हो गई एल्डोस शुगर, ये हो गई कीटोस शुगर। ये 3 कार्बन की सिंपलेस्ट एल्डोस, ये 3 कार्बन की सबसे सिंपलेस्ट कीटोस। और इसका नाम मैंने सिंपली क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसका नाम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दे दिया। तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कि ये जो शुगर है ये आपकी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, क्या क्या याद रखना है? एल्डोस शुगर में कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोस शुगर में फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पे होगा और वो कीटोन होगा, ठीक है। क्लियर? तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में एक और बात याद रखिएगा कि हम कोई भी मोनोसैकेराइड हो उसके 2 फॉर्म्स जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं? 2 फॉर्म्स जानते हैं, एक कैपिटल D और एक कैपिटल L, द कैपिटल D फॉर्म और द कैपिटल L फॉर्म। और वो कैसे डिसाइड करता हूं? हालांकि इसमें तो एक ही कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन जानते हैं ना आप लोग? कायरल कार्बन होता है जिसके चारों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे दूर वाला, द डिस्टेंट कायरल कार्बन देखेंगे, जो कि ये है, एक ही है इसमें तो कायरल कार्बन, ये वाला, इसके चारों ग्रुप अलग हो। एक OH है, एक OH, सॉरी यहाँ OH कर दिया मैंने बाजू से, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन है बाजू से, ठीक है। तो दिस इज द कायरल कार्बन, इसका एक हाइड्रोजन है, एक OH है, एक CH2OH है, एक CHO है। तो चारों ग्रुप क्या है इसके? अलग अलग है, तो ये हो गया कायरल कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कायरल कार्बन है इसमें मैं क्या देखता हूँ? क्या देखता हूँ कि जो OH है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो राइट साइड में, कौन साइड में? राइट साइड में। मतलब ये ऐसे भी हो सकता है ना, ये OH यहाँ पे है, ये इसकी जगह यहाँ OH हो गया और यहाँ H हो गया, दिस इज आल्सो पॉसिबिलिटी। तो OH कहाँ जाएगा? फिर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि OH कहाँ है? राइट साइड में। तो ये वाला जो OH है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर ऐसा है तो इसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। कौन सी फॉर्म? डी फॉर्म, ठीक है। तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है,
एक बात आपको बताना चाहूंगा कि नेचर में यानी बाय डिफॉल्ट आपकी बॉडी में या किसी भी प्लांट के अंदर जितनी शुगर हमें मिलेंगी वो सारी की सारी डी फॉर्म की मिलेंगी, मतलब इसमें OH हमेशा कहाँ पे होगा, द राइट साइड में होगा। एल फॉर्म की शुगर हम नेचर में नहीं जानते। क्लियर? आ रही है बात समझ? किसी को कोई डाउट? ओके, अब आगे चलते हैं। एक बात और मुझे बतानी है आपको, उसके लिए मैं थोड़ा सा पार्ट इधर बता दूं। आई एम जस्ट टेकिंग दैट स्पेस। थोड़ा वहां पे चले गए मेरे साथ, मैं थोड़ा बोर्ड को भी इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा कॉर्नर में ला फोकस कीजिए। एक सर एक बार एल्डोस समझा मैं दीजिए अभी एक सारा और समझा दूंगा, पहले एक बात और। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि मान लो मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? इट इज प्लेनर इन वन डायरेक्शन। नॉर्मली एक जो लाइट होती है उसका जो बेस बनती है वो चारों डायरेक्शन बनती है। इट इज पोलराइज्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, मल्टी डायरेक्शन। अब इस लाइट को अगर हम निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये सिंगल प्लेन में आ जाती है, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, मतलब कि सिंगल प्लेन में आने वाली लाइट। बस अब इतना समझ लीजिए। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है इसको जब हम एक सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट में डिफ्लेक्ट हो जाए, या हो सकता है ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाए, या हो सकता है ये डिफ्लेक्ट ना हो। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई तो मैं बोलूंगा कि मान लो ग्लिसरॉल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, तो बोलूंगा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का सॉल्यूशन मैंने बनाया है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब उसकी कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है अगर पास सीधी हो गई तो। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, उस पर नहीं जाते, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। अगर राइट में चले गई या लेफ्ट में डाइवर्ट हो गई तो बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी आती क्यों है? बिकॉज ऑफ कायरलिटी। कायरलिटी ऑलवेज कॉजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये कारण है, इसकी वजह से हमेशा क्या होगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। अब जैसे ही ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या तो राइट वाली होगी या लेफ्ट वाली होगी। राइट वाली के लिए हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी अब एक सिंपल टर्म है हिंदी इंग्लिश में, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब कि राइट हैंडेड है ना। हालांकि स्किलफुल के लिए भी इस्तेमाल होता है। पर्सन हु इज वेरी स्किलफुल, आई से दैट ही इज वेरी डेक्स्ट्रस। और राइट हैंडेड को हम डेक्स्टेरिटी कहते हैं, है ना। तो डेक्स्टर रोटेट मतलब राइट को से रोटेट कर दिया, और अगर ये लेफ्ट में कर देती है तो हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। डेक्स्टो एंड लेवो, लेवो रोटेटरी, डेक्स्टो रोटेटरी। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझते हैं? जिसको हम डिनोट करते हैं या तो स्मॉल डी से और लेवो रोटेटरी को या तो स्मॉल एल से। लेकिन अगर हम स्मॉल डी और स्मॉल एल इस्तेमाल करेंगे तो फिर बड़ा कंफ्यूजन आएगा। अगर मैं यहाँ पे मान लो ग्लिसरॉल्डिहाइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो क्या बोलूंगा? स्मॉल डी कैपिटल डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक स्मॉल डी उसके राइट में रोटेट करने के लिए और एक बड़ा डी उसके OH राइट में होने के लिए, तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ के लिए इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस और इसके लिए यूज कर लेते हैं हम माइनस, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड जो मैंने अभी बनाया था, अगर ये पहले तो अगर इसका OH राइट साइड में है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और उसके साथ साथ अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो मैं बोलूंगा प्लस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर लेफ्ट में कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? माइनस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड कैन बी प्लस डी और माइनस डी। क्लियर पॉइंट? प्लस एल और माइनस एल। प्लस डी का मतलब राइट में रोटेट करने वाला, OH भी राइट में। माइनस डी का मतलब लेफ्ट में रोटेट करने वाला, OH राइट में। प्लस एल का मतलब राइट में रोटेट करने वाला, OH लेकिन लेफ्ट में है। माइनस एल का मतलब लेफ्ट में रोटेट करने वाला और OH कहाँ है? वो भी लेफ्ट में है। तो चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इन जनरल अगर मैं पूरे ऑर्गेनिज्म के बाकी की बात करूं तो मेरी बॉडी के अंदर प्लस और माइनस दोनों किस्म की शुगर मिल सकती है, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो शुगर मिलेगी
वो अगर कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करूं तो वो मोस्टली कैसे मिलेगी, कैपिटल डी फॉर्म में मिलेगी। हाँ, कैपिटल एल फॉर्म की हम बना सकते हैं, लैब्स वगैरह में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चारों कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, प्लस डी प्लस एल माइनस एल। आई सपोज ये सारी बातें आपको क्लियर है। सर जो ये अब OH और H की पोजीशनिंग का है, ये सारे कार्बन्स पे है या सिर्फ जो कायरल कार्बन है सिर्फ उसके लिए ही है? जो सबसे लास्ट कार्बन है, हालांकि जो सबसे आखिरी कार्बन होता है, यहाँ पे तो 3 ही कार्बन है ना, कभी कभार क्या होता है कायरल कार्बन 4 होते हैं, तो जो 4 होंगे उसमें जो मैक्सिमम नंबरिंग वाला, लास्ट नंबरिंग वाला कायरल कार्बन है उसकी पोजीशन देखते हैं। ओके सर। अभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, ये क्लियर है ना आपको? बेसिक ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कुछ भी नहीं है, ये बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी में रोटेट होने की बात करते हैं सर हम, वो लाइट की रिफ्लेक्शन की वो या फिर कुछ टर्निंग ऑफ और? लाइट है, एक वो टर्निंग ऑफ लाइट है, जैसे तुम्हारे फिजिक्स में होता है ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, अच्छा सर, ठीक है। वैसा है, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट है। सर ये और डी सर और इसमें भी जो ऐसा एल कुछ होता टाइप है है ये कि बस लेवो या एल्डोसिस में? क्या? सर नहीं ये ये सब जो में हो सकता है, डी एल्डोस और कीटोस एल टाइप है। किसी में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, ओके सर। और ये डेक्स्ट्रो और लेवो में? किसी में भी हो सकता है एल्डोस कीटोस। भाई मान लो मैंने कीटोस बनाया, अब आपको कीटोस बताता हूँ, ये तो 3 कार्बन बनाया ना, मान लो 4 कार्बन का कीटोस बनाता हूँ, आपको डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है क्यों बोल रहा है। मैंने 4 कार्बन कीटोस बनाया, तो आखिरी वाले क्या कर दिया, CH2H, तो इस पे क्या लगाऊंगा, OH और H लगाऊंगा, जैसे कि रूल है, टर्मिनल्स में CH2H, सेकंड कार्बन में कीटोस, कीटोन ग्रुप, बचे हुए कार्बन में OHH हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां जोड़ दिया तो D, और यहां जोड़ दिया तो H, सॉरी L, ठीक है ना। सर मैं पूछ रही थी कि नेचुरली हमारे अंदर होने का कुछ वो तो नहीं है कि ये ज्यादा होगा या वो ज्यादा होगा? नहीं कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ कैसा हो सकता है, अच्छा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना कैपिटल डी फॉर्म शुगर होगी बॉडी में, कैपिटल एल फॉर्म नहीं होगी, अब आपको पता है। आप पीते भी तो हो ग्लूकॉन डी, तो ग्लूकॉन एल पीता है क्या? चलिए आगे बात करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो गए तो अब आपको बताता हूँ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। ये लास्ट आवाज किसकी थी, कौन बात कर रहा था मुझसे, उसको मिटा दें, इसलिए कुछ नोट तो नहीं करना है। सर वो लाइट कौन सी हमने डाली थी ग्लिसराइड में? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको इरेज कर दें। ओके, हालांकि कोई मना नहीं कर रहा, तो मतलब उसने बना लिया, इरेज कर। इशिका, am I audible? मेरी आवाज आ रही है इशिका आपको? यस सर। मेरे को एक मोनोसेक्राइड का नाम बताओ ग्लूकोज। इन दोनों के अलावा। ग्लूकोज। यस, बंद कर दो भाई। 99% स्टूडेंट्स जब उनसे पूछा जाता है बेटा एक शुगर का नाम बताओ, एक शुगर का नाम बता दो, एक कार्बोहाइड्रेट का नाम बता दो, एक शुगर का नाम बता दो, तो 99% स्टूडेंट्स से ग्लूकोज। इसको बुराई नहीं, वो मुझसे पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, ग्लूकोज, ठीक है। सो हम कोई कहने की ये बात ही नहीं है कि हम जिस शुगर से बहुत ज्यादा घिरे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है पूरे एटमॉस्फेयर, हर जगह पे दिख रही है हमको, वो ग्लूकोज दिख रही है, ठीक है। बीमार हो तो ग्लूकोज चढ़ा जा रहा है, ब्लड में हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। ग्लूकोज इज द मेन शुगर और इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी आल्सो, because it causes glycolysis and production of energy, aerobic respiration. So glucose stands out as the most important sugar we are looking for. So our main
सेंटर ऑफ डिस्कशन वुड बी ग्लूकोज। क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट शुगर है तो आइए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। कुछ चीजें क्या बताना चाहूंगा, ये अभी कौन बात करते हैं, तो शुभम बात करता है ना। शुभम, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ शुभम, मेरी आवाज आ रही है शुभम? यस सर, आ रही है। हाँ जी शुभम, मेरे सवालों का ना जवाब देना वन बाय वन, जैसे मैं पूछता जाऊंगा। हाँ, यस सर। मैंने तुम्हें बता कितने कार्बन चाहिए मिनिमम एक शुगर बनाने के लिए? सर मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा। मिनिमम तो 3 चाहिए। मिनिमम 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 3 3 चाहिए। चाहिए। वेरी गुड। तो देखो, 3 कार्बन की शुगर को हम ट्राइओस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइओस। कोई डाउट? ट्राइओस, ठीक है शुभम? क्या बोलते हैं? यस सर। क्या बोलते हैं 3 कार्बन की शुगर को? ट्रायोज। ट्राइओस। तो अगर 4 कार्बन की होगी तो क्या बोलेंगे? 4 के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करते? मोनो, डाई, टेट्राउस। ट्राई। 4 के लिए क्या आता है? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा। वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे? टेट्रॉस। ठीक, ओके। अब यस अगर सर। 5 होंगे कार्बन तो क्या बोलेंगे? मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटॉस। पेंटोज। वेरी गुड। और 6 हो गए तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सागोनल है ना, पेंटागोनल, हेक्सॉस। और अगर 7 हो जाएंगे तो बोलेंगे हेप्टॉस। ठीक है ना? तो मिनिमम ट्राइओस और मैक्सिमम नेचर में हेप्टॉस है। हेप्टोज। ठीक है ना भाई? बनाने के लिए तो मैं आर्टिफिशियली बनाने के लिए तो मैं ऑक्टॉस, नैनॉस कुछ बनाता रहूं, लेकिन नेचुरल की बात करें तो 3 से लेके 7 कार्बन तक की जो शुगर्स हैं वो अवेलेबल हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, नेचर में। तो पहले तो ध्यान रखिएगा कि ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सॉस ये टर्म्स हैं। और बात कर रहे हैं ग्लूकोज की, और ग्लूकोज आपके लिए हेक्सॉस है। तो बेटा एक बात बता दो, कितने कार्बन बना दो? है 6 क्या सर? 6 कार्बन। 6 कार्बन। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और देता हूं। चलो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ठीक है, 6 हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, एकदम 6 5। अब मुझे बताओ, एक इंफॉर्मेशन और देता हूँ। ग्लूकोज एक एल्डोस है। क्या है? एल्डोस। तो उसमें क्या लगाऊं? सर फर्स्ट वाले कार्बन पे CHO। एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड। पहले वाले कार्बन पर एल्डोज ग्रुप CHO। आ जाएगा। एकदम सही बोला। पहले कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, CHO लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूं? सर अगले वाले कार्बन पर लेफ्ट वाली साइड पे एच आएगा और राइट वाली साइड पर OH आएगा, क्योंकि ये डेक्सट्रोटेटिव होता है ना। बहुत ही बढ़िया। पहले ही फैसला करें एक्सट्रोवर्टेड भी होगा। अगला स्टेप क्या करूं? टर्मिनल कार्बन पे क्या करना था? CH2OH। सर अब H। भागना होता है सबसे तेज। मैं तुमको पहले बता रहा हूं कि अपना प्रीवियस टाइम का ज्ञान साइड में रखे, फिर क्लास में आएगा। तो 1 2 3 4 5 और आखिरी वाले पे CH2OH लगा दिया, जैसे कि बताया। अब बाकियों पे क्या करूं? OH और H लगाऊंगा। ठीक है, तो बाकियों पे मैंने OH और H लगाया है। और मैंने OH लगाना शुरू किया। OH, OH, OH। और मैंने जैसे कि बताया नेचर में कौन सी शुगर होती है? डी शुगर होती है। तो मैंने यहाँ पे मिक्स लगा दिया, राइट में OH लगा दिया, H लगा दिया। और बचे हुए जगह पे, सॉरी, ये OH लगे, बची जगह पे H लगा दिए, बैलेंस बैलेंस पूरा करने के लिए।
तो आई सपोज ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया ग्लूकोज बन गया। अब आपने ये चीज नोटिस करी कि यहाँ पर सबसे डिस्टेंट कायरल कार्बन कौन सा है? ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है। ये 1 2 3 4 4 कायरल कार्बन है, ठीक। अब क्योंकि 4 कायरल कार्बन है तो वो सबसे डिस्टेंट वाला कौन सा है? सबसे दूर वाला, सबसे हाई नंबरिंग इसकी है, इसकी। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा है। तो पांचवे वाला जो है सबसे दूर है। मैंने की नंबरिंग याद कर दो छोटे छोटे, 1 2 3, oh I'm so sorry, I'm really really very sorry, 1 is back, 1 2 3 4 5 and 6। तो ये सबसे दूर वाला ये है। तो इसका OH राइट में, तो मैंने इसको क्या बोल दिया सीधा, डी ग्लूकोज, ठीक है। अगर हम इसका OH शिफ्ट कर देते, इधर ले आते तो ये एल ग्लूकोज हो जाता है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी 3 जगह पर आप क्या देख रहे हो, मैंने OH यही लगाया है, ये OH यही लगाया है, और एक OH यही लगाया है। ये मैंने ऐसे ही लगाना है, मैंने इसको नहीं बदलना। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने इसको बदल दिया, लेट्स से मैं इसकी थोड़ी पोजीशन चेंज कर देता हूं, जैसे कि मैंने इसका OH डाल दिया और ये OH मैंने यहाँ ऐड कर दिया और इसको OH बना दिया, तो मैंने सेकंड कार्बन पे पोजीशन चेंज कर दी। और सेकंड कार्बन पे पोजीशन चेंज करते ही बेटा ये ग्लूकोज नहीं रहा, अब ये बन गया डी मैनोस। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी OH और OH की पोजीशन बड़ी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक शुगर के लिए। अगर आपने वो बदल दी तो नाम बदल जाएगा। इसलिए वापस से मैं इसको यहाँ पर H कर रहा हूँ और यहाँ पर OH कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ अगर बदलाव किया तो ये मैनोस बन जाएगा। और वही अगर मैंने 4 नंबर पर बदलाव कर दिया, इस OH को मैं उधर ले गया और इस H को इधर ले आया, तो फिर ये गैलेक्टोस बन जाएगा। ऐसे आइसोमर्स, भाई आइसोमर्स ही हुई है, ऐसे आइसोमर्स को हम एपीमर्स बोलते हैं। तो गैलेक्टोस ग्लूकोज का 4th कार्बन एपीमर है। मतलब गैलेक्टोस अगर बनाना है ग्लूकोज से तो आपको चौथे कार्बन पे OH की पोजीशन बदल देनी है ग्लूकोज के कंपैरिजन। मैनोस ग्लूकोज का सेकंड कार्बन क्या है, मोनो, वो है आइसोमर है। क्लियर पॉइंट आ रही बात समझ में? तो इस लिहाज से मैं बहुत सारे आइसोमर्स ग्लूकोज के बना सकता हूं, ठीक है। क्लियर पॉइंट इस तरीके से। हालांकि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज भी आपस में ग्लूकोज के क्या है, आइसोमर्स है। मतलब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज भी क्या है, आइसोमर है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो एक है तो ग्लूकोज ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ग्लूकोज बनाना है तो आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा, जरा सा भी चेंज। बाकी तो बाकियों के अंदर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर शुगर का नाम बदल देगा, और फिफ्थ के अंदर अगर आप चेंज लाएंगे तो फिर ग्लूकोज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगा, डी से एल हो जाएगा। अब ये लेवोरेटरी या लिवोडेक्स्ट्रोरेटरी ये हम नहीं जानते, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। ग्लूकोज दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मेजरली एग्जिस्ट करता है ये डेक्स्ट्रोरेटरी फॉर्म में। तो हम कभी कभार ग्लूकोज को डेक्स्ट्रॉस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डेक्स्ट्रॉस, क्योंकि ये मेजरली डेक्स्ट्रोरेटरी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लिवोरेटरी फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है। क्या वो अलग इंफॉर्मेशन है, उसमें हमें नहीं जाना। हमें बस ग्लूकोज ऐसा कैसा याद रखना है। सबको याद हो गया ग्लूकोज, सब लोगों को ग्लूकोज बनाने का ऐसा बनाने के ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। लेकिन आप अपने क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल का चैप्टर देखोगे तो खोलोगे, एक पेज आएगा, उस पेज में बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स बने हुए, उसमें ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, उसमें ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ। तो अब इससे मैं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ, और कैसे बनेगा उस पर आप ध्यान देंगे। इससे पहले किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा जब रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। कोई डाउट? सर ये जो थर्ड है इसके अंदर सर हमने जो हाइड्रोजन और OH की पोजीशन बदली है सर, इससे एल टाइप और डी टाइप पे फर्क नहीं पड़ेगा? इस पे कार्बन थर्ड जो है इसके अंदर अपने H और OH की जो पोजीशन चेंज की है, इससे सर डी बस और एल, नहीं, मैंने टाइप। कहा ना, सबसे डिस्टेंट वाला जो होता है, सबसे दूर वाला, उसके OH और H को देखते हैं बस, ठीक है। ओके सर।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब सर मैं क्या कह और रहा हूँ, ये जो एपिमर्स होते हैं क्या क्या होते हैं? उनमें बस एपिमर्स जो थे उनमें बस एच और ओ एच की पोजीशन शिफ्ट करने के बेसिस पे बोलते हैं उनको। हाँ, एपिमर्स मतलब OH और H की पोजीशन बदल गई। कौन से वाले पे? सबसे डिस्टेंट वाले को छोड़ के, सबसे डिस्टेंट वाले को छोड़ के बाकी किसी भी कारण पे आप OH और H की पोजीशन बदल दोगे तो वो एपिमर है। मतलब पांचवे वाले को छोड़ के बाकी किसी भी आप OH H की पोजीशन बदल दोगे तो वो एपिमर है। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, ओके। और सर अगर फिर फिफ्थ वाले पे बदली तो वो आइसोमर है? Epimer is the type of isomer. There are different type of isomers. Optical isomer, epimers, anomers, planomer, ढिमकानाmer. So there are different type of isomers. अच्छा ठीक है सर। सर सर ठीक है। सर अगर थर्ड कार्बन वाले मतलब एच और ओ एच की पोजीशन को चेंज करेंगे तो वो कौन सा मतलब कंपाउंड? अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। मुझे मैनोस याद है, गैलेक्टोस याद है, एक आध और याद है। तीसरे वाले में भी बदल के कोई नाम होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब वो करीब करीब ग्लूकोज के मैं बताता हूँ, ग्लूकोज के करीब करीब 14 वो है, सॉरी 14 16 आइसोमर्स हैं। अब वो 16 के 16 आइसोमर के नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ओके हाँ, ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ व्हाइल मूविंग फर्दर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक करा दिया। कैसे? देखो पहले तो इसको मैं थोड़ा अलग से लिखना चाहूंगा, पहले आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा अलग से लिखा हूँ। अलग से कैसे? ताकि वो बेटर समझ में आए। इसको COH लिखा हुआ मैं, और सच में, और इसको मैं लिख दिया C डबल बॉन्ड O एंड H। क्या मैंने गलत लिखा है कुछ? केमिस्ट्री की तरह से एकदम सही लिखा है, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक, ओके। अब इस वाले हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक कर दिया, सॉरी इस वाले हाइड्रोजन ने, माफ कीजिएगा, द लास्ट हाइड्रोजन, फिफ्थ वाले के हाइड्रोजन ने इस पर अटैक कर दिया। अब जब इस पर अटैक किया इस हाइड्रोजन ने, तो इस C डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? OH में। तो जो C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड जो O था, उसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, और क्या लिख दिया यहाँ पे? OH लिख दिया, ठीक है। वही वो हाइड्रोजन जिसके O से उठ के OH बना दिया। अब ये भी OH और H हो गया, तो डबल बॉन्ड O से डबल बॉन्ड O और H से ये भी क्या हो गया? OH और H हो गया। क्लियर है? आगे बात समझ, ये तो हुआ एक स्टेप। अब बचा ये ऑक्सीजन, बचा कौन सा? ये ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन के बाद ये वाला जो ऑक्सीजन था, ये इन दोनों ने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। मतलब अभी ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 का भी है और कार्बन नंबर 5 का भी है। तो ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 ने और कार्बन नंबर 5 ने आपस में क्या कर लिया? शेयर कर लिया। इसको थोड़ा सा दूर भी लिख सकता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस। क्लियर है? आरी बात समझ में? तो कुछ नहीं हुआ, इसके पास एक OH था, वो हाइड्रोजन गया, उस हाइड्रोजन ने जाके इस पे अटैक कर दिया, तो डबल बॉन्ड O को OH बना दिया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये भी OH OH हो गया। फिर इस कार्बन में जो बचा हुआ ऑक्सीजन था, वो इस कार्बन नंबर 1 ने क्या कर लिया? शेयर कर लिया, और ये एक तरीके का रिंग स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर? और इस रिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ले ली एक पायरान रिंग। पायरान रिंग समझते? पायरान रिंग इसको बोलते हैं, दिस इज द पायरान रिंग। हेक्सागोनल है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको हम बुलाते हैं पायरान रिंग। मैंने पायरान रिंग ली, और पायरान रिंग की मदद से मैंने इस ग्लूकोज को रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया? ये बता दूं।
ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैंने रिंग बनाई, ठीक है, और इन सबको कार्बन बना दिया। भाई मान लो ये भी कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, और छठा कार्बन ऊपर कर दिया, छह कार्बन। तो छह कार्बन कर दिए, ठीक है ना। एक कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। कोई समस्या नहीं, तो ये 6 कार्बन तैयार हो गए। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे पांचवा कार्बन और पहला कार्बन आपस में ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं, पहला और पांचवा आपस में ऑक्सीजन शेयर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहां पर ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। तो पहले और पांचवे ने ऑक्सीजन शेयर कर दी, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, कोई बात नहीं। अब वापस चलते हैं, पहले वाले के पास एक OH है और एक H है। देखिए ये नया नया बना है, ये कैसे बना है, नया नया। कैसा बन सकता है, दो तरीके से बन सकता है, या तो OH ऊपर और H नीचे, ठीक है, या H ऊपर और OH नीचे। कैसे भी बन सकते हैं। जब OH नीचे और H ऊपर होगा तब इसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। कौन सी फॉर्म, अल्फा फॉर्म। तो ये अल्फा ग्लूकोज है, क्यों, क्योंकि जो कार्बन नंबर 1 है, जिसको हम एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, क्योंकि जो OH है वो ऊपर की तरफ है, सॉरी नीचे की तरफ मैंने बना दिया, तो अल्फा फॉर्म, और उल्टा होता तो बीटा फॉर्म, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और क्योंकि मैंने क्योंकि जो भी चीज राइट में होती है वो नीचे जाती है, तो क्योंकि OH राइट में था तो मैंने नीचे भेज दिया, लेफ्ट में था तो ऊपर चला जाता, तो राइट वाली चीज नीचे, तो ये ऊपर था, क्या चला गया नीचे, अल्फा फॉर्म बन गई। उल्टा कर देता तो ये बन जाती बीटा फॉर्म। और ये शुगर टू शुगर वेरी करेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हर एक में ऐसे चलेगा। ग्लूकोज के लिए स्पेसिफिक OH की पोजीशन है ऊपर या नीचे, बस ऐसे रटा मार। हाँ मैं डिटेल में जा, आगे समझते हैं। सेकंड कार्बन में OH क्या है, राइट में, तो ये बना दिया OH, नीचे आ गया। थर्ड कार्बन में OH लेफ्ट में है, तो ऊपर बना दिया। फोर्थ कार्बन में OH फिर से नीचे है, तो हमने फिर नीचे, राइट में है तो फिर से नीचे बना दिया। फिफ्थ कार्बन में अब देखिए CH2OH है, एक है CH2OH और एक है H, ठीक है। फिफ्थ वाले में CH2OH है और H है, ओके। तो यहां पर हमने बना दिया, इसको थोड़ा सा छोटा करना, यहां बना दिया हमने CH2OH, एक मिनट। फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाले से जुड़ा हुआ है, जो खुद CH2OH है, तो ये मैंने कर दिया, सिक्स्थ वाला है, इसको बोलते हैं CH2OH। तो सिक्स वाला CH2OH है जो पांच पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और पांच वाले के पास सिर्फ एक H है, तो ये यहाँ पर पांच वाला है, इसको हमने एक H जोड़ दिया, और बैलेंस करने के लिए बाकी जगह पर H जोड़ दिया, ये H, ये H, ये H। नंबरिंग में डाल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, नंबरिंग में डालता हूँ आपके लिए, ठीक है। नंबरिंग में दूसरे कलर से कर दूंगा ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का। अब नंबरिंग कर देते हैं, ये 1, ये 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आप मैच कर लीजिए, दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम है, बस ये नॉर्मल है, ये रिंग फॉर्म है, ठीक है। दिस इज द रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और कौन सा ग्लूकोज है, ये अल्फा है, क्योंकि ये OH नीचे की तरफ है, अल्फा डी ग्लूकोज। डी को हमें पता ही है, पहले से डी पता है इसको कि OH कहाँ था, राइट साइड में था, तो हमने इसको अल्फा डी ग्लूकोज नाम दे दिया। किसको डाउट है, अल्फा डी ग्लूकोज से सेम स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, और आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर आपको सिंपलीफाइड में याद रखना हो तो आप इस हाइड्रोजन को ओमिट कर सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और ये कार्बन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। मतलब अगर मैं इसका सिंपलीफाइड वर्जन बनाऊं आपके लिए, तो इसका सिंपलीफाइड वर्जन ऐसे बन जाएगा, देखिए समझिएगा, बहुत आसान। फिर डॉट रिप्रेजेंट द कार्बन, आपने सिर्फ OH की पोजीशन देनी है, बस ये OH और H, बाकी आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, OH, OH, CH2OH, OH, बस सिंपली आप अगर ऐसा बना देंगे तो ये भी आपके लिए ग्लूकोज है। तो ये यही स्ट्रक्चर है
कार्बन लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप H भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आप ये सारे H अगर मिटा देंगे तो भी ये पता ही है इट इज नथिंग बट, आप ये सारे H मिटा देंगे तो भी ये चलेगा। ये स्ट्रक्चर आपको इसके लिए भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप एज सिंपली बना देंगे तो भी ये क्या है, ग्लूकोज है। H लगा भी देंगे तो भी कोई बात नहीं, कार्बन भी लगा देंगे तो भी कोई बात नहीं। सो दैट इज फॉर यू ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, दोनों एक ही बात है। किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी, सर ये ग्लूकोज के अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म, ये एनोरमिक कार्बन पे देख के पता चलेगा ना? हाँ जी। ओके सर। सर हाँ जी, सर ये C5 पे जो आपने ऑक्सीजन ऊपर किया, ये सब समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? सिंपल सा था, ये वापस ला रहा हूँ, आप ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, अभी हमें इसमें इतना जाना नहीं है। मैं आपको इतना बता दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू इन बायोलॉजी। आपको देखो इसमें कोई बायोलॉजी नहीं है, हम सिर्फ सबसे केमिस्ट्री की बात ही कर रहे हैं। बायोलॉजी की एक ही बात है, ग्लूकोज। इसके अलावा कुछ बायोलॉजी नहीं पढ़ी हमने। इसलिए इसलिए आप खुद देखिए कि कितना है, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी। फिर भी जरूर बता रहा हूँ, आपने पूछ लिया तो। यहाँ पे OH था, यहाँ पे ये ऐसे था, सॉरी C डबल बॉन्ड। ये मैं यही बता रहा था, इस हाइड्रोजन ने यहाँ पर अटैक कर दिया, इस O पे अटैक कर दिया। अब ये हाइड्रोजन ने इस O पे अटैक किया तो अटैक करके खुद जुड़ गया, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक। और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, और ये ऑक्सीजन फिर इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन के साथ बहुत साथ पैरेलली बॉन्ड बना दिया। ये हो गया, क्या मुश्किल है इसमें? ठीक, क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ लो। ओके सर। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, अब और भी मैं आपको इसको स्ट्रक्चर पढ़ा देता हूँ, ध्यान समझेगा। अब मैं सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। सर ये एनॉर्मिक कार्बन फर्स्ट कार्बन होता है? एनोमरिक कार्बन वो कार्बन जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हो, मतलब कि एल्डोस के लिए वो फर्स्ट कार्बन और कीटोस के लिए वो सेकंड कार्बन। ओके सर। चलिए, तो ये हो गया आपके लिए ग्लूकोज। एक तो स्ट्रक्चर अपना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में गिवन है। और जो मैं पूछूंगा वो आप मुझे बताएंगे, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। जितना पूछूंगा उतना बताना, बस मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए आपसे। ओके, मुझे बस ये बता दो कि जो शुगर है ये ट्राइओस है, टेट्रॉस है, पेंटॉस है कि हेक्सॉस है? पेंटोस। पेंटोस। टोस। टेट्रोस। ये नंबर ऑफ कार्बन गिने थे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5। कितने हो गए? सर 4 कार्बन मॉलिक्यूल। बेटा 5 है ना, एक ये डॉट, एक, दो, तीन, ये 4 और एक ऊपर बैठा हुआ 5वां CH2H वाला। 5 हो गए ना? हुए कि नहीं हुए 5? यस सर। समझ गया ना? 5 है तो 5 है तो क्या हुई, टेट्रॉस हुई पेंटॉस हुई?
सर पेंटोस। पेंटोस हुई। अब मुझे बताओ ये एल्डोस है कि कीटोस है? सर एल्डोस। कैसे पता? हाउ डू यू नो कि एल्डोस है? कैसे कीटोस क्यों नहीं? अच्छा मैं बताता हूँ। मिली मिली नाम है तुम्हारा? यस सर। हाँ मेरी बात का जवाब देना मिली। इसका ऑक्सीजन कौन शेयर कर रहा है? कार्बन नंबर 1 कि कार्बन नंबर 2? ऑक्सीजन जो शेयर हो रहा है सबसे लास्ट वाले में और पहले किस में शेयर हो रहा है? फोर्थ और किस में शेयर हो रहा है? जो बीच में ऑक्सीजन लिखा हुआ है। सर कौन कौन से कार्बन शेयर कर रहे हैं आपस में? सर फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ। भाई जैसे ग्लूकोज में फर्स्ट और फिफ्थ शेयर कर रहा था, फिफ्थ वाला सेकंड लास्ट था, ये 5 का है, इसमें सेकंड लास्ट फोर्थ है, तो फर्स्ट और फोर्थ शेयर कर रहा है। फर्स्ट शेयर कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप रहा होगा। तो क्योंकि फर्स्ट पे फंक्शनल ग्रुप एल्डोस शुगर में होता है तो ये एल्डोस है। अगर यही शेयरिंग सेकंड कार्बन में हो रही होती तो फिर वो शुगर कीटोस होती। आइए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझिएगा। मैं सेम शुगर बना रहा हूं, सिमिलर से शुगर बना रहा हूं, ध्यान समझिएगा। ये ग्लूकोज मिटा दूं? यस यस सर। सर। ग्लूकोज मिटा देते हैं। एक शुगर के बारे में और ध्यान समझिए। ओके, ये बताओ पेंटोस है, हेक्सोस है, टेट्रास है, ट्रायोस है, कौन सी शुगर है जो इधर बनाएंगे? सर हेक्सोस। हेक्सोस। हेक्सोन। हेक्सोस। हेक्सोस है। क्यों? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। अच्छा, एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? 1 वाला या 2 वाला या 3 वाला? 2 वाला। 2 वाला। 2 वाला। समझ रहे हो कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? 2 वाला। और एनोमेरिक कार्बन 2 वाला है, ऑक्सीजन 2 वाला शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये एल्डोस हुई या कीटोस हुई? कीटोस। 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 ये 6 कार्बन की कीटोस है। अगेन ये भी आइसोमर है ग्लूकोज का, ये है फ्रक्टोस। कौन सी है ये? फ्रक्टोस। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये आपके लिए क्या है? ये फ्रक्टोस है। का फ्रक्टोज भी आपने कई बार सुना होगा, तो ये फ्रक्टोज शुगर है। तो आप परेशान मत होइएगा, 6 कार्बन के शुगर को मैं सिर्फ इस रिंग को बोलते हैं फ्यूरान रिंग, फ्यूरान रिंग में बना सकता हूँ। तो 5 कार्बन फ्यूरान या पारान दोनों में से कैसी भी रिंग ले सकता हूँ मैं। ग्लूकोज को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता था, ठीक है ना? तो वो रिंग टू रिंग वेरी करता है, तो आप रिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो रिंग से कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ कार्बन गिन लेना। तो वापस चलते हैं इस पे। तो इस पे पहला कार्बन शेयर कर रहा है, यानी पहला कार्बन एरोमेटिक कार्बन है, मतलब ये एल्डोस है। ये 5 कार्बन की एल्डोस है। और बेटा ये स्ट्रक्चर आपको स्पेसिफिकली याद रखना है, ये राइबोस है। राइबोस एक 5 कार्बन की एल्डोस है। अब दुनिया भर में इतने जहान में इतनी सारी शुगर है, मैंने राइबोस ही क्यों चुनी? कृष्णा तिवारी, आपसे पूछ रहा हूं। यस सर। आपके 4 ऑप्शंस हैं। मैंने राइबोस इसलिए चुनी क्योंकि राइबोस शुगर मुझे बहुत पसंद है। ऑप्शन नंबर 2, मैंने राइबोस इसलिए इसलिए चुनी क्योंकि राइबोस शुगर बनानी बहुत ही आसान है। ऑप्शन नंबर 3, मैंने राइबोस इसलिए 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 चूज करी क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है।
ऑप्शन नंबर 4, मैंने राइबोस इसलिए चूज करी क्योंकि उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ राइबोस ही आई। क्या सर मतलब है? बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो क्या बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होगी राइबोस की? तुम्हें पता है कृष्णा? पता है कि नहीं पता है? सर बायोलॉजिकल चलो इम्पोर्टेंस तो नहीं। मेरे सवाल का जवाब देना, फिर तुम खुद बताओगे इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये बताओ कि डीएनए जानते हो? यस सर। क्या फुल फॉर्म होती है डीएनए की? सर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड। और आरएनए की? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोस नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। कौन से वाला, जिसमें क्या मिलेगी? क्या सर? सॉरी। आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें क्या मिलेगी? सर राइबोज। राइबोस मतलब शुगर, राइबो वेरी है। गुड। यस। राइबोस शुगर मिलेगी। तो देख, अब समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है? तो आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें उसमें एक शुगर मिलती है, दैट इज राइबोस शुगर, ठीक है। और डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें क्या मिलती है? डीऑक्सी राइबोस। बता दूं अभी। तो ये जो राइबोस शुगर आप देख रहे हो, ये आपकी आरएनए की शुगर है। किसकी शुगर है? आरएनए की शुगर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार देना, क्या दीर्घा को याद भूल जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ? हेलो। मैंने, हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग हर्षी, बताइए। बस सर, बच्चों को बताना था इनको। बेटा आपको पता होगा जैसे कि मंडे को आपका टेस्ट है, टाइम टेबल में पता लगा होगा आपको। यस सर। हाँ, तो आपको टॉपिक पता लग जाएंगे। मैं भी अभी सर ने बताया नहीं होगा, सर बता देंगे अभी आपको, ठीक है। जूलॉजी का सर बता देंगे आज टॉपिक आपको, ठीक है। ओके सर, हर्षी थैंक बता यू। दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। आपके लिए बच्चों को भी, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके हर्षी, चलिए। तो राइबोस शुगर आपको मैंने बता दी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा। ये जो राइबोस शुगर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक ऑक्सीजन हटा दिया। मेरा मन कर रहा था, मैंने ये वाला ऑक्सीजन हटा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन हटा दिया तो सिर्फ क्या रहेगा? हाइड्रोजन। बेटा अब ये कौन सी शुगर हो गया? शुगर का नाम क्या बोलोगे? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोस, वेरी गुड। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं तो डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। कुछ भी हम निकाल देते तो उसके लिए हम जैसे वाटर निकाल दो तो डीहाइड्रेशन, है ना। तो वैसे ही ऑक्सीजन निकाल दे तो डीऑक्सीजनेशन, और शुगर का नाम हो गया बेटा डीऑक्सीराइबोस। लेकिन ऐसी वैसे डीऑक्सीराइबोस नहीं, अभी आप इसको बोल रहे हो डीऑक्सीराइबोस। चलो बोल देते डीऑक्सीराइबोस, बोल देते डीऑक्सीराइबोस। वापस वॉइस लगा दिया। अब मैंने ऑक्सीजन थर्ड कार्बन से निकाल दिया, तो अब इसका नाम क्या बोलूंगा मैं? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोस। तो पुरानी वाली डीऑक्सीराइबोस और नेक्स्ट वाली डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क हुआ फिर? सर पुराने वाले में सेकंड कार्बन से निकाली थी, इस वाले में थर्ड कार्बन से निकाली है। नाम में बदलो ना कुछ, नाम में क्या बदलोगे? ऐसे पता कैसे चलेगा? बस कुछ भी नंबर लगा दोगे ना। आपने अगर इसमें से ऑक्सीजन निकाला उसका नंबर लगा दो, तो ये क्या है? 2 डीऑक्सीराइबोस। 2 डीऑक्सीराइबोस मतलब सेकंड कार्बन से क्या गायब हुआ है? ऑक्सीजन गायब हुआ है। तो ऐसे आप बोल सकते हो 2, एक लाइन में लगा देना 2 डीऑक्सीराइबोस। और तीसरे से निकालेंगे तो 3 डीऑक्सीराइबोस। दोनों से निकाल देंगे तो 2 3 डाई डीऑक्सीराइबोस। अच्छा, अब आपने ना, अब एक नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा कि आरएनए की शुगर राइबोस शुगर, डीएनए की शुगर डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट बोलेगा। राइबोस क्योंकि राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए में राइबोस शुगर और डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर। लेकिन एक मेरा स्टूडेंट या कोई भी अच्छा बायोलॉजी स्टूडेंट क्या बोलेगा कि डीएनए की जो शुगर है वो कौन सी है? 2 डीऑक्सीराइबोस। देखो सही दोनों ही हैं, लेकिन आप स्मार्ट बच्चे हैं, आप स्मार्ट वर्ड यूज करेंगे, आप बोलेंगे 2 डीऑक्सीराइबोस, क्योंकि
जो डीएनए की शुगर होती है वो 3 डीऑक्सी नहीं होती, वो 4 डीऑक्सी नहीं होती, वो स्पेसिफिकली क्या होती है 2 डीऑक्सी राइबोस। तो आपने क्या बोलना है 2 डीऑक्सी राइबोस बोलना है डीएनए की शुगर, और सिंपली राइबोस आपने बोलना है किसकी आरएनए की शुगर। आई सपोज आपको राइबोस, डीऑक्सी राइबोस और ग्लूकोज इन सब में आपको क्लियर हो गया क्या डिफरेंस होता है। आगे बात समझ में कोई डाउट? तो कुछ मोनोसैकेराइड्स मैंने आपको बताए जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज गैलेक्टोज उसी का एपिमर, फ्रक्टोज एक कीटोज 6 कार्बन का, अगेन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज बट नॉट एपिमर, इट्स जस्ट एन आइसोमर। ओके, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का पता है ना आपको, काउंट कर लेना, ठीक है। C6H12O6 H12O6 ये सिंपल फॉर्मूला ले सकते हैं CnH2n ON, ये फॉर्मूला चलता है हर जगह, ठीक है ना। तो किसी भी शुगर के लिए फॉर्मूला चलेगा CnH2n ON, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में यही एक ऑक्सीजन निकल गया है तो ON-1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, CnH2n ON, ठीक। अब मेरी बात और ध्यान सुनो, अब ये तो है मोनोसैकेराइड्स, अब मैं आपको आप पढ़ाने जा रहा हूं कुछ डाइसैकेराइड्स। तो आइए डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं। मैं ये मिटा रहा हूं और ये भी मिटा रहा हूं और एक शुगर बनाने जा रहा हूं, एक्चुअली 2 शुगर बनाने जा रहा हूं और आप मुझे बताएंगे कि वो 2 शुगर कौन सी है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा, सारे एकदम झूठ की तरह नहीं आंसर देने लगेंगे। ओके, तो क्या लगता है ये वाली शुगर कौन सी और ये वाली शुगर कौन सी, ये बात मुझे बताएंगे अंश, अंश शर्मा। आवाज आ रही है? चलिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो कोई भी बच्चा जो मुझे बता पाए कि ये वाली शुगर कौन सी है और ये वाली शुगर कौन सी है, दोनों के नाम मुझे कौन बताएगा, फटाफट से बता दो। सर ग्लूकोज। ये वाली कौन सी है? ग्लूकोज। ये वाली कौन सी है? सर ग्लूकोज। अल्फा की बीटा? अल्फा। अल्फा, वेरी गुड। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, वो है नीचे की तरफ 6 कार्बन वाली एंडोस, नाम है इसका अल्फा ग्लूकोज, कोई नाम नहीं है। और ये वाली शुगर इसका क्या नाम है? सर ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज। सेम है, दोनों शुगर सेम है। ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। तो ये भी अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज का 1 2 3 4 5 एंड 6। आई सपोज किसी को कोई डाउट नहीं है, आया ना? नहीं है, वेरी गुड। अब ये दोनों शुगर कैसे 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 पास आई हैं? एक ये ग्लूकोज बना हुआ है और इसके पीछे ये ग्लूकोज बना हुआ है, दोनों ऐसे हैं, एक डायरेक्शन में, आप समझ लीजिए। तो एक ये ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज है, दोनों ऐसे खड़े हुए हैं। अब दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बनाएंगे? बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे देखो जरा ध्यान से। इस वाले ने ये OH लिया और ये H लिया, OH और H लिया और वाटर निकल गया। क्या निकल गया? वाटर, H2O। मतलब इसके पास एक OH था, इसके पास भी OH था, इसके OH ने इसके H को लेके वाटर निकाल दिया, बचा क्या? O। और ये जो बचा हुआ O है वो दोनों ने क्या कर लिया? शेयर कर लिया। क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो आइए कैसे शेयर कर लिया, इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, फटाफट से एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। बस
समझेगा जरा जरा ध्यान से। ये इस तरीके से शेयर कर लिया गया है, ये ऑक्सीजन दोनों ने कर लिया, शेयर कर लिया इस तरीके से। क्लियर है पॉइंट ये हो? आई सपोज आई एम क्लियर। और शेयर किसने किया है? कार्बन नंबर 1 ने शेयर किया है कार्बन नंबर 4 के साथ। कार्बन नंबर 1 ने शेयर किया है कार्बन नंबर 4 के साथ, इसको ऑक्सीजन को क्या निकाल के? वाटर निकाल के। तो ये जो बॉन्ड बना है ये अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के बीच बना है। इस बॉन्ड का नाम हमने क्या दिया? इसका नाम दिया हमने अल्फा 1 4 अल्फा। मतलब पूरी शुगर को हम लिखना जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये है ग्लूकोज, कौन सा बॉन्ड? अल्फा 1 का 4 के अल्फा ग्लूकोज के साथ, ऐसा ही बोलेंगे। और इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ये बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4 बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? अल्फा 1,4। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि ग्लूकोज के साथ जुड़ा है बॉन्ड है अल्फा 1,4। कौन सा बॉन्ड है बेटा? अल्फा 1,4 बॉन्ड है। दोनों शुगर अल्फा में है और कौन सा है? 1,4 बॉन्ड है। और इस शुगर का स्पेसिफिक नाम है माल्टोस। क्या नाम है? माल्टोस। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा इधर कर देता हूं। अरे शिफ्टेड ही है वैसे तो, ठीक है। तो जब भी ग्लूकोज से जुड़ता है अल्फा 1,4 लिंकेज से, तो बन जाता है डाइसैकेराइड नोन एज माल्टोस। यानी माल्टोस एक डाइसैकेराइड है ग्लूकोज का। 1 दोनों अल्फा ग्लूकोज और 1,4 से आपस में जुड़े हुए हैं। और याद रखना ये जो बॉन्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का अपना नाम है, इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है दो शुगर के बीच में, क्या निकाल के? वाटर निकाल के। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड formed between two sugars by removal of water, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ध्यान से सुनिएगा कुछ डाइसैकेराइड्स के नाम। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ऐसे ही जुड़े, देख रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल ना, कि एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ ऐसे जुड़ जाए 1 लिंकेज में, अल्फा 1, ये भी पॉसिबल है। पहले वाले का भी हुआ है, दूसरे का भी 1 तो हुआ है। मतलब कौन सी लिंकेज हो जाए बेटा? लिंकेज हो जाए मतलब ग्लूकोज से जुड़ा है, लेकिन लिंकेज कौन सी हो गई है? अल्फा 1 पॉसिबल है। तो उस केस में हम शुगर का नाम बदल देंगे। तो मतलब लिंकेज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ग्लूकोज जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों का अल्फा होना और 1 होना भी जरूरी है, तो लिंकेज भी स्पेसिफिक जरूरी है। तो मैं बोलूंगा इसको प्री हैलोस। क्या बोलूंगा? प्री हैलोस। बट प्री हैलोस इज आल्सो नोन एज इंसेक्ट शुगर। इंसेक्ट के ब्लड के अंदर या इंसेक्ट की जो शुगर है उसे हम प्री हैलोस बोलते हैं। इंसेक्ट की ब्लड शुगर बोलते हैं हम प्री हैलोस, क्योंकि उसके ब्लड में प्री हैलोस पाई जाती है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, इंसेक्ट के ब्लड में प्री हैलोस है। अब और सुनिए, मैंने और बदल दिया। मैंने अल्फा की जगह दोनों ग्लूकोज बीटा में ले लिए। किसमें ले लिए? बीटा ग्लूकोज ले लिए, तब भी बॉन्ड बन सकता है। तो अब की बात फिर से देखिएगा, ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज से जुड़ा है, बस बॉन्ड बदल गया, बीटा हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, दोनों बीटा में 1 4 है। शुगर का नाम फिर से बदल दिया हमने। अब की बार क्या रखा? सेलोबायोस। क्या रखा? सेलोबायोस। ठीक। और सुनिए, खत्म नहीं हुआ, मैंने बदल दिया। मैंने ग्लूकोज ले लिया, गैलेक्टोज ले लिया, यहां से कह सकते हैं गैलेक्टोज ले लिया और ग्लूकोज ले लिया, दोनों को जोड़ दिया। गैलेक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ा। पहले हमने ग्लूकोज जोड़ा, फिर ग्लूकोज जोड़ा, फिर ग्लूकोज जोड़ा। अब की बात गैलेक्टोज और ग्लूकोज जोड़ा। लिंकेज कौन सी रखी? बीटा 1,4 स्पेसिफिकली रखी, बीटा 1,4। अब शुगर का नाम क्या दिया हमने? अब शुगर का नाम दिया हमने लैक्टोज। ये वही शुगर है जो मिल्क शुगर है, दूध में पाई जाने वाली शुगर, लैक्टोज, जिसे लैक्टिक एसिड भी बन जाता है। ठीक है। मेरे दिमाग में और इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। मैंने क्या किया? ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जोड़ दिया, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज जोड़ दिया। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग किया, ग्लूकोज लिया अल्फा फॉर्म में, उसका पहला कार्बन, फ्रक्टोज लिया बीटा फॉर्म में, फ्रक्टोज में लिया बीटा फॉर्म में, और कौन सा कार्बन? दूसरा कार्बन लिया। तो लिंकेज हुई अल्फा 1 टू बीटा। समझ रहे हैं? ग्लूकोज का अल्फा में है, उसका पहला कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, और फ्रक्टोज
बीटा फॉर्म में है, उसका सेकंड कार्बन इन्वॉल्व है ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में, और इस तरीके से अगर हम शुगर बनाते हैं डाइसैकेराइड, तो उसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज वही शुगर है जो आपकी चीनी में पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है, ठीक है ना, जो आपकी टेबल शुगर है उसमें पाई जाती है। तो आपको कौन सी याद रखनी है? आपको माल्टोस अच्छे से याद रखनी है, आपको लैक्टोस अच्छे से याद रखनी है, आपको सुक्रोज अच्छे से याद रखनी है। तो ये 3 शुगर आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इनका रूल आएगा। तो आपको ये लिंकेज के साथ ये 3 शुगर याद रखनी है, एंड दैट इज ऑल फॉर इनफ फॉर यू। ये मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस कर लिया। अगली बार पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया, आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी क्लियर हो गया, आपको मोनोसैकेराइड भी क्लियर हो गया, आपको डाइसैकेराइड भी क्लियर हो गया। डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट्स को मिला के बनाया डाइसैकेराइड, और पॉली क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा जोड़ते गए तो पॉलीसैकेराइड। हाँ, अगर आपने 3 जोड़ दिए तो उसको हम ट्राइसैकेराइड बोल सकते हैं। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत लिमिटेड होते हैं। पॉलीसैकेराइड इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। लेकिन आई सपोज ये सारी बातें आपको क्लियर हैं, इससे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट में नहीं पढ़ना है, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अभी क्या पूरे नीट की तैयारी में नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा मोनोसैकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के बारे में आपको ना तो 11th में पढ़ना है ना 12th में पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इवन केमिस्ट्री में भी आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपको सही बताऊं तो एक आध चीजें एक्स्ट्रा केमिस्ट्री के एस्पेक्ट में हो सकती है, लेकिन बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में दैट इज द मैक्सिमम यू नीड टू नो। आपके सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग मोनोसैकेराइड। कोई डाउट? सर मतलब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो मोनोसैकेराइड्स को लिंक करेगा ना, मतलब हमेशा वही बॉन्ड लिंक करेगा ना मोनोसैकेराइड्स को? नहीं, वो 2 डाइसैकेराइड को भी लिंक कर सकता है, 2 शुगर को लिंक करेगा, 2 पॉलीसैकेराइड को भी लिंक कर सकता है। ओके सर। मतलब 2 शुगर में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा बस, चाहे वो 2 मोनोसैकेराइड हो, चाहे वो 2 डाइसैकेराइड हो, चाहे एक पॉली के साथ मोनो का बॉन्ड हो, कैसे हो सकता है? ठीक है सानवी? ओके सर। यस सर। ओके, एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? सर टेस्ट का सिलेबस? हाँ, टेस्ट का सिलेबस, ये आधे लोग भाग गए हैं, और जो भाग गए उनको बता देना टेक्स्ट करके कि लास्ट टाइम के टेस्ट में क्या है। सर एनिमल किंगडम आया था। पूरा आया था। कॉकरोच का टेस्ट हो गया आपका? कॉकरोच का टेस्ट हो गया आपका? यस सर, हो गया। अच्छा ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा। ओके सर। ठीक है, तो सर कॉकरोच तो नहीं आएगा उसमें, क्योंकि कॉकरोच भी उसी चैप्टर का पार्ट है। अभी आपका मैंने कॉर्डेट्स का टेस्ट ले लिया क्या आपका? सर अकेले कोऑर्डिनेट्स का नहीं हुआ, पूरे एनिमल किंगडम का हुआ था एक साथ। हाँ, तो एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, इस बार ना आप एक बार कॉर्डेट्स का टेस्ट दे दो। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार एनिमल किंगडम की आपको पहले डीपीपी दे दी जाए, उसके बाद टेस्ट लूंगा मैं। तो एनिमल किंगडम की कोई डीपीपी नहीं मिली ना आपको लास्ट 800 फटा तक डीपीपी मिली होंगी ना। तो एनिमल किंगडम की कुछ डीपीपीज और कुछ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डीपीपीज रह रही है अपलोड करनी। तो अभी आप एक काम करो, आप कॉर्डेट्स का टेस्ट दो, ठीक है ना, बाद में एनिमल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट टेस्ट। तो आपको मैं दोनों टेस्ट का सिलेबस बता रहा हूँ। अभी जो कमिंग टेस्ट आ रहा है उसमें आपका एनिमल किंगडम आएगा, कॉर्डेट्स, और फिर उसके अगले टेस्ट में आएगा आपका पूरा का पूरा ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और तब तक आई सपोज आपका सिलेबस हो चुका होगा, बायोमोलिक्यूल्स का काफी हो चुका होगा, तो फिर बायोमोलिक्यूल्स आएगा। तो ऐसे ही करेंगे। तो विल टेक द टेस्ट ऑफ कॉर्डेट्स का टेस्ट लीजिए आप, ठीक है। और आपके टेस्ट का सिलेबस कॉर्डेट्स है, ठीक। ओके सर। चलिए, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसमें हाँ। रिमूवल ऑफ H2 रिक्वायर्ड कंडीशन है? हाँ, बिना ऑक्सीजन कुछ भी रिमूव किए कोई बॉन्ड मतलब बॉन्ड बनेगा नहीं। वाटर रिमूव करते हैं, हाँ, ये स्पेसिफिक कंडीशन है। वाटर रिमूव होता ही है, बिना वाटर रिमूव के बॉन्ड नहीं बनता। ओके सर। सर मतलब हमेशा यही बॉन्ड बनेगा ना, कोई और सा तो नहीं बनेगा? 2 शुगर के बीच में हमेशा यही बॉन्ड बनता है, और क्या बनेगा? यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही बनता है, सेम बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बस लिंकेज अलग अलग हो सकती है, अल्फा 1,4 1,2 2,2 ऐसे। सर जो लास्ट वाला तो सबको
एक मिनट आकाश, पहले आकाश बोल रहा, कहाँ आकाश? सर जो ये लास्ट वाला शुगर था सक्रोज, उसमें 2 के बाद हाइफन का साइन नहीं आएगा? वो लगा दो, मैंने मिस कर दिया होगा। ओके नहीं सर। लगाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ हाँ सानवी। सर ये वाटर जो रिमूव होगा ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के लिए है या फिर सारे बॉन्ड्स के लिए? मतलब अभी तो मैंने ग्लाइकोसाइड पढ़ा है ना। अब सीओ कार्बन ऑक्सीजन जैसे बॉन्ड बना के CO2 बनाता है, तब थोड़ा वाटर रिमूव नहीं, करता अभी है। आप कैसी बातें कह कर रहे रही थे है? ना कि वाटर तो रिमूव होएगा ही, ऐसे बॉन्ड कैसे बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात कर रहा था। वो तो बेसिक सी केमिस्ट्री है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, CO2 बनता है, तो उसमें थोड़ा ना वाटर निकलता है। हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो दैट इज स्पेसिफिक टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब भी बनेगा वाटर निकलेगा ही। और कोई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना दैट्स ऑल फॉर मी एंड यू कैन गो एंड टॉपिक इज कॉलेज। द नेक्स्ट क्लास। Excuse me, sir. 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 एक्सक्यूज मी सर। Sir. सर मैम कोई है? हेलो सर। Yes, sir. सर मीटिंग तो रिकॉर्डिंग तो ऑफ करेंगे। अरे सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।
सर हाँ सर सर इज एनीवन देयर? हेलो सर। अरे सर रिप्लाई तो कर दो। बाकी बच्चों से बोलो वो भी मीटिंग ज्वाइन कर लें। सर हेलो सर